नमस्कार बच्चों। तो कल का समस्या का समाधान के लिए मेहनत आज करनी होती है और आपका फिजिक्स का जो समस्या है कल का एग्जाम का, उसके लिए आप डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मैं आपके साथ हूं और आज मैं जो टॉपिक आपको फिजिक्स का बताऊंगा वो सारे टॉपिक आप करके जाएंगे और एग्जाम में पूरे फाड़ के नंबर लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को हम मेथ्स का एग्जाम से पहले मेथ्स का एक वीडियो डाले तो उसमें बताए थे कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाना। आप लोग बहुत सारे बच्चे करके गए, बहुत कोई मेरे को बोला कि सर बहुत अच्छा एग्जाम किया, आप जो बता वही आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नहीं किए और फंस गए। तो भाई हम लोग का जो है मेहनत करना, हमारा काम है आपका सटीक अनुभव करना। और मेरा तो बच्चों बता रहा हूँ आज 18 साल का अनुभव बता रहा हूँ आपको, 18 साल जो बताऊंगा वही आपका एग्जाम में होगी। इसीलिए भाई आज मैं आपका ऑब्जेक्टिव का फुल गारंटी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का फुल गारंटी दे रहा हूं कि आप टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्स में बना के आएंगे। तो उसके लिए पूरे वीडियोज को मजे से देखते रहे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब टाइप का पूरे फिजिक्स का हम आपको टॉपिक आज बताने वाला। आज पढ़ाने का हमारे पास टाइम नहीं है भाई, आपको मेहनत कर रहा है, टॉपिक बता दे रहा हूं। आप टॉपिक पूरे जम के करके जाए, फाड़ के नंबर लाए भाई। तो हमारा टॉपिक है आज का फिजिक्स का पहला टॉपिक है। और बच्चों हमें इधर के सारे टीचर्स ऐसे ही आइंस्टीन नहीं बोलते हैं, आइंस्टीन बोलने के पीछे का बहुत सारा वजह भी होगी। इधर के स्कूल के सारे टीचर्स जो है ना हमें आइंस्टीन के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए कभी कभी हमारा थंबनेल में आइंस्टीन सर भी लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है बच्चों के भी सारे टीचर बोलते हैं कि एक ही टीचर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री सारे कैसे पढ़ा लेता है यार, मैथ भी कैसे पढ़ा लेता है, इंग्लिश भी कैसे पढ़ाता है यार, हिंदी व्याकरण भी कैसे पढ़ाती है यार, एक ही टीचर में संस्कृत व्याकरण भी कैसे पढ़ा लेते हैं भाई। तो इतने सारे बच्चों जो इसके पास नॉलेज होती है उसी को आइंस्टीन कहा जाता है। तो बच्चों आज का जो है फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है उससे आपका क्या क्वेश्चन एग्जाम में पढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, फिजिक्स का आज का मैं बता रहा हूं पहला चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे क्या क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों इसे आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को टॉपिक को लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमारा टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक वो क्वेश्चन रहेगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या क्वेश्चन होगा। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू क्या होती है भाई, आप इसको भी क्लियर कर ले। और हमारा कोई अगर चार्ज दिया हुआ रहेगा, चार्ज अगर हमारा दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने बोलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो हमारा चार को चार्ज का वैल्यूज दिए रहेंगे, इनमें से पूछा जाएगा कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बनता है। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो बनेगा हमारा कूलम्ब्स लॉ से बनेगा। कूलम्ब्स लॉ से कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, -10 माइक्रो कूलम्ब और +20 माइक्रो कूलम्ब, इनके बीच जो फोर्स लग रही है मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। दोनों चार्ज को हमने क्या किया, -5 कूलम्ब दे दिए। -5 कूलम्ब अगर दे देंगे तो -10 में -5 दे दिए तो -15 हो गई। इसको भी हमने -5 दे दिया तो ये भी हमारा 15 कूलम्ब हो गई। अब इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है ये क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है। ये से ऑब्जेक्टिव बनेगा और इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। कूलम्ब्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R²। तो इससे क्वेश्चन अगर कहा जाए, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज को हम डबल कर दिए, बीच की दूरी को भी डबल कर दिए, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो लगने वाला फोर्स हमारा कांस्टेंट होगा। जब दोनों चार्ज को आप डबल कर रहे हो, बीच की दूरी को भी डबल कर रहे हो, तो लगने वाला जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, पहले जितना लगता उतना ही रहेगा। अगर हम मान लीजिए दोनों चार्ज को डबल कर रहे हैं, बीच की दूरी को आधा कर रहे हैं, तो लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा 16 गुना हो जाएगा। तो बच्चे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा यूनिट कूलम्ब इनवर्स, कूलम्ब का पावर
कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, इससे भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, ये सब भी वैल्यू याद रखना भाई। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का मेटल का अगर बात करें तो इनफाइनाइट होती है, वाटर का 80 होती है। इस पे भी ध्यान दीजिएगा, तो इससे भी क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्वेश्चन बनेगा, उसका ऐसा यूनिट पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, अगर आप सब्जेक्टिव में जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन दिमाग में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन याद रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन याद रखना और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इस टॉपिक को भी दिमाग में भर लेना। ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला था फोर्स बाय क्यू। इसका अगर यूनिट, इसका ऐसा यूनिट एग्जाम में आता है, ये वेक्टर है, स्केलर है तो वेक्टर होगी। इसका डेफिनेशन भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट सबसे पहले दिमाग में रख लेना। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2, और एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट मीटर भी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो गाउस थ्योरम है, गाउस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बनता है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे कि अगर हमारा गाउस थ्योरम से रिलेटेड कोई टर्म आता है ऑब्जेक्टिव तो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूसरी बात है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप वैल्यू डायमेंशन फॉर्मूला ये जान लेंगे। उसके बाद इससे क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी से हमारा फॉर्मूला बनता है ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। ये फॉर्मूला को आप आराम से कर लेंगे। ई बराबर हमारा क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। ये रिलेशन आप रट्टा मार के रखेंगे। अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात है तो ई बराबर हमारा वी बाई आर होगा, ठीक है। अगर हम डी हटा देंगे तो ई बराबर वी बाई आर होगा। आप इसको भी अच्छा से दिमाग में रख लेंगे तो बहुत ही काम की बात होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन पूछेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन होता है तो P बराबर हमारा होती है Q इंटू 12। P बराबर होती है हमारा Q इंटू 12। P बराबर होती है क्या, Q इंटू 12 होती है। P बराबर हमारा Q इंटू 12 होती है। यहाँ से अगर हम इसका ऐसा यूनिट निकाले तो चार्ज हो गया कूलम और लेंथ हो गया मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट होगी कूलम मीटर। ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन किधर होता है इसको भी ध्यान में रखना है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हो तो उसमें जो टर्क अनुभव करेगा उस टर्क का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, P इंटू E इंटू साइन थीटा। इससे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल का बात करोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल में जो टर्क अनुभव होगा, मैग्नेटिक डाइपोल का जो टर्क होगा वो M होगा, B होगा इंटू साइन थीटा होगी। तो दोनों एक साथ ले लिए। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उसमें जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है उसका फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए, Pe cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम्स में, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए। आगे हम बात करते देखिए उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन का। तो इस वर्ष का हमारा जो क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो 5 नंबर या क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन होगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पे फोकस करना। उसके बाद हम विचार करेंगे, उस पे आप फोकस करिएगा और हमारा पॉइंट है। उसके बाद अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये टर्क वाला फॉर्मूला से जरा ध्यान दीजिएगा, इसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। दूसरी बात हमारा ये है कि गाउस थ्योरम का अगर हम एप्लीकेशन का बात करें तो इस बार जो हमारा एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, अगर हमारा कोई इनफाइनाइट वायर है उसे r दूरी पर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होती है उस फॉर्मूला को बच्चों आप याद रट्टा मार के रखना भाई। इससे रिलेटेड एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल या तो ये प्रूव करने आ जाए या तो सीट वाला क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। कोई आपका इनफाइनाइट 4 सीट है, उस 4 सीट से r दूरी पर इंटेंसिटी क्या होगा उस पर आप ध्यान देकर रखना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक चीज और बता रहा हूं, जैसे एक हमारा Q4 से r दूरी पर V का एक्सप्रेशन क्या होता है। Q4 से r दूरी पर अगर हम बात करें
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको दिमाग में रखना। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, जब भी कोई चार्ज को एक प्लेस से अनदर प्लेस लेके जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो आपका वर्क का वैल्यू जो है 0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन देखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर सरफेस के बीच का बात करें, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस के बीच का बात की जाए तो 90 डिग्री एंगल बनती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो वर्क का जो वैल्यू है वो आपका 0 होता है, इस पे ध्यान देना है। उसके बाद हम चलते हैं कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में हमारा 3 नंबरिया वाला क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर 1/2 CV²। आप यू का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो यू का हमारा 3 फॉर्मूला होती है। यू का 3 फॉर्मूला होती है। एक फॉर्मूला सी और भी के टर्म में होता है, एक फॉर्मूला क्यू और सी के फॉर्म में होती है, और एक फॉर्मूला क्यू और भी के फॉर्म में होती है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई कैपेसिटर पे स्टोर्ड होता है तो उसका ये फॉर्मूला होती है 3 फॉर्म में। एग्जाम में 4 फॉर्म लिखा है, उसमें से ढूंढना है कि कौन वाला फॉर्म गलत है। अगर आपको डाउट है तो बताइएगा, हम इसको कमेंट्स में भी आपको बता सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा है कि पैरेलल प्लेट जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होती है ये। अब दोनों प्लेट के बीच में अगर हम कोई मीडियम नहीं रखेंगे तो ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। और अगर दोनों प्लेट के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर 10 होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 10 होगा तो कोई अगर हम मीडियम रख देते हैं तो हमारे एप्सिलॉन नॉट निकालने कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये होगा। तो के से गुना हो जाता है। अगर हम कोई कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हम मीडियम रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर 10 होगा तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है हमारा वो 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 10 है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 20 होगा तो कैपेसिटेंस 20 गुना हो जाएगा। अब कितना बढ़ गया, अगर पूछेंगे कितना वृद्धि हुआ कैपेसिटेंस में, तो एक चीज याद रखना, अगर हम 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो हमारा कैपेसिटेंस 10 गुना हो गया। बढ़ा कितना बोलेंगे, एक कम बोलिएगा, 9 गुना वृद्धि होती है। वृद्धि कितना होगी, 9 गुना वृद्धि होगी। वृद्धि कितना होती है, 9 गुना वृद्धि होती है। तो इस चीज पे ध्यान देना है। और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है। जैसे हमने मान लिया कि 3 कैपेसिटर ले लिए, प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तीनों को अगर हम पैरेलल कंबाइन कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C होगा। लेकिन अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3 होगा। अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो C/10 होगा। किसमें, सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो C/10 होगा। अगर 10 को जोड़ते हो तो C/10, 5 जोड़ते हो तो C/5, 7 जोड़ते हो तो C/7, और अगर पैरेलल जोड़ेंगे तो 7C 10C, जितना जोड़ेंगे उतना बढ़ेगी। तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसीलिए इसको आप इग्नोर मत करिएगा। इस टॉपिक पे आप जरूर एक बार समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक चलता है, अब हम आगे चलते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं आपको, कंडक्टर में हमारा जो है कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हमारा बहुत सारे इसको प्रभाव डालने वाले कारक है, लेकिन रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का बात कर रहा हूं। अगर आप कोई कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। ये होती है कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाइए रेजिस्टेंस घटेगी। रेजिस्टेंस अगर घटेगी तो कंडक्टेंस मेरा बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कंडक्टर में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। ये होती है कंडक्टर में। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर का बात करें तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस अगर घटेगा बाबूआ तो कंडक्टेंस आपका क्या है,
इस कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस घट रही है। इसमें रेजिस्टेंस घट रही है तो हमारा जो कंडक्टेंस है ना वो बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टिविटी बोलेंगे तो कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपका गारंटी है कि टेम्परेचर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा एग्जाम में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई। अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई क्लियर कर लेना, नहीं जानते क्लियर कर लेना। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, इसको एकदम क्लियर करना है, एकदम इसको क्लियर करना है। अभी क्लास ले रहा हूं बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। तो बच्चों उसके बाद हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई बराबर, जे बराबर होता है हमारा सिग्मा इंटू ई होती है। जे बराबर हमारा सिग्मा इंटू ई होती है। सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं 1/ρ, तो जे बराबर ई बाई हमारा रो होगा। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो बच्चों हम बता रहे इस वर्ष के एग्जाम में हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाइटल रोल निभाएगा। उसका एक्सप्रेशन आप बढ़िया से कर लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी को दिमाग में रख लेना, मोबिलिटी, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ये सारे जो टॉपिक है यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, इसको बढ़िया से कर लेना। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ जे बराबर सिग्मा इंटू ई, इसको भी एक बार देख लेना है। रिलेशन एमंग जे सिग्मा एंड ई, इसको अच्छा से करने के बाद आपका आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 आता है। और अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन का, आरपी का, आरपी बराबर होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 होता है R3। उसके बाद हमारा अगर बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए हमारे पास 10 को रेजिस्टर है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस R है, और अगर हम पैरेलल कंबाइन करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो C/10 होगा। कैपेसिटर का कहानी क्या है बच्चों, कैपेसिटर जो हम पढ़े, अगर कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ते हैं ना तो इसका पैरेलल वाला थ्योरी लेता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये S फॉर सीरीज हो गई। और अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं ना, तो अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ेंगे तो उसका सीरीज वाला लेगा, मतलब उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का सीरीज और कैपेसिटर का पैरेलल, रेजिस्टेंस का पैरेलल, रेजिस्टेंस का अगर हम पैरेलल लेंगे तो कैपेसिटर का हमारा सीरीज, दोनों का एक्सप्रेशन एक जैसा बनता है। तो इसको आप ध्यान से करेंगे, इस चीज को आप ध्यान से करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इस चैप्टर में जो हमारा सेल है, सेल वाला, सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी वाला जो चैप्टर है हमारा, सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका सेल का जो कॉन्सेप्ट है, सेल का कॉन्सेप्ट आप चाहिए। सबसे पहले मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया, या आप समझिए कोई लोड है, ये हमारा कोई सेल है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसको हमने ऐसे कंबाइन करा, उसके बाद इसमें हमारा करंट दौड़ेगी। हम लोग का थ्योरी कहता है कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये जो है दोनों से होकर बराबर करंट दौड़ती है, और बराबर करंट दौड़ती है, इसका मतलब दोनों सीरीज में आ गया। तो हमने जो ई अप्लाई किया, तो ओम्स लॉ में जाएंगे तो ई बराबर IR, तो R के जगह पे इसको ले सकते हो। और इसके अबाउट ये जो हमारा रेजिस्टेंस R है, इसके अबाउट जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, उस वोल्टेज का फॉर्मूला होगा V बराबर IR, V बराबर IR। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लेना। इससे रिलेटेड इस बार के एग्जाम का मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये आपका इस वर्ष। उसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ते जाती है, पैरेलल में जोड़ेंगे वोल्टेज आपका बढ़ती नहीं है। तो उसके बाद हमारा इसमें क्या आता है कि अगर हम E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड अगर बात करें E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 के, अगर हम दो सेलों को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो हमारा जो E इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है
तो E1 इंटू R2 और E2 इंटू R1 बटे R1 प्लस R2 ये जो फॉर्मूला होती है इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इससे हो सके आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा सेल एंड बैटरी से ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस उसको एक बार देख लीजिएगा, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है किरचॉफ्स लॉ में। तो किरचॉफ्स में दो नियम होते हैं, करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ, एक होता है जंक्शन लॉ, एक को बोलते हैं लूप लॉ। तो किरचॉफ्स का जो पहला नियम है फर्स्ट लॉ का ही नाम है जंक्शन लॉ, और जंक्शन लॉ को ही हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज पर बेस्ड है। और हमारा जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को ही कही जाती है लूप लॉ कही जाती है, इसी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। ये हमारा किस पर बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, या दोनों नियम आपको एग्जाम स्टेट करने आ सकता है। तो जब भी आप स्टेट करेंगे तो स्टेट करने के बाद लिखना है समेशन ऑफ डेल्टा आई बराबर 0, और इसमें लिखना है समेशन ऑफ डेल्टा बी इक्वल टू 0। डिफाइन आपका करंट लॉ, जंक्शन लॉ और आप लूप लॉ, जब भी आप दोनों का डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन लिखने के बाद लिखना है इस चीज को पहला में और ये दूसरा में लिखना है। कौन किस लॉ पे बेस्ड है अगर पूछता है तभी बोलना, नहीं तो नहीं देना आंसर। उसके बाद हमारा अगर हम क्वेश्चन बात करें, इस बार का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, जब मीटर ब्रिज हमारा डिलीट हो गया, मीटर ब्रिज को जब कैंसिल हो गया, तो समझ लीजिए आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज से आपका क्वेश्चन बनेगी। व्हीटस्टोन ब्रिज एकदम अच्छा से उसका प्रिंसिपल कर लेना, लैंग्वेज जानते हो लैंग्वेज भी कर लेना। उसका जो बैलेंस होने का जो कंडीशन है R1/R2 बराबर R3/R4, उसको भी आप बढ़िया से कर लेना। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं। तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगर बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हमारा आता है बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ, तो बायोट-सावर्त लॉ हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। अरे क्या हो रही है भाई, बायोट-सावर्त लॉ हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे किस पर, बायोट-सावर्त लॉ पर। बायोट-सावर्त लॉ को शॉर्ट में कहा जाता है BSL। ये डिफाइन भी कभी कभी लिख लिया आता है, और इससे जो एक्सप्रेशन होती है उस एक्सप्रेशन को भी प्रूव करना। और एक्सप्रेशन जो आप लिखते हो पढ़ते हो उसमें आपका म्यू नॉट आता है। म्यू नॉट आपका क्या है, परमेबिलिटी ऑफ क्या है, फ्री स्पेस है। इसका यूनिट ऐसा यूनिट होती है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। इसका वैल्यू का अगर बात करोगे तो इसका वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू होती है 4π, उसके बाद इंटू टेस्ला मीटर एम्पियर का पावर इतना आएगा हम लोग का, इसको दिमाग में रख लेना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्लियर कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा आता है लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स को एकदम बढ़िया से करना बच्चों, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और इससे कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आती है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है लोरेंज से, तो आपका आएगा मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। उसके बाद हमारा क्या है टॉपिक, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, ये सब आने के बाद एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर जो सर्क्यूटल लॉ है, बायसॉट लॉ का जितने एप्लीकेशन है, जैसे कोई लूप में करंट दौड़ रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कोई इनफाइनाइट लेंथ के तार है उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, फिर कोई हमारा जो कॉइल होता है उसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इस बार का बायसॉट लॉ का क्वेश्चन इस बार एकदम मस्ट है। बायसॉट लॉ का क्वेश्चन एग्जाम में आएगी, इससे अगर आएगी तो लोरेंज फोर्स का डिफाइन आ सकता है, या मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात हम इसमें बात करेंगे इस चैप्टर में, तो हमारा जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का क्वेश्चन क्या आता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ये
ऑप्शन जिसमें लिखा रहेगा उसी को हम लोग मानेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो ये ऑप्शन जिसमें लिखी रहेगी उसको ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो हमारा मिलेगा सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में हमारा क्या होता है, सोलिनॉइड में हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर का जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड होती है उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। किसी एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ निकालने के लिए कहा जाए तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होती है म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का। फिर हमारा टोरॉइड आता है, टोरॉइड में भी थ्योरी सेम रहती है, इसी टाइप से उसका भी एक्सप्रेशन फॉर्मूला बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो इस चैप्टर में हमारा आता है कि हम लोग का करंट कैरिंग लूप इज बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल की भांति बिहेव करती है और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू आता है और मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ लूप इसके बराबर होता है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे नंबर का कुछ नहीं होगा, करंट का एम्पियर होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात बिहेव करेगी तो उसका मोमेंट भी होगा और उसका मोमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और दोनों पैरेलल कंडक्टर्स इनफाइनाइट लेंथ के हैं और दोनों से होकर अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करती है तो दोनों जो कंडक्टर जो बल अनुभव करेंगे उस बल का जो वैल्यू होगा वो एट्रैक्टिव नेचर का होगा। कौन सा कैरेक्टर का होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा। एट्रैक्टिव नेचर का होगा, नेचर क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा। और उसका जो फोर्स जो दोनों कंडक्टर अनुभव करते हैं उसका वैल्यू को याद रखिएगा, म्यू नॉट बाई हो गया हमारा 4 पाई, म्यू नॉट बाई हो गया 4 पाई टू I1 इंटू I2 ओपन हमारा जो D है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला को आपको एकदम क्लियर करके रखना है। ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान में रखिए। तो अगर हमारा दो कंडक्टर्स हैं, दोनों इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर वो हमारा बल अनुभव करता है तो उसका जो एक्सप्रेशन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसको आप अच्छा से करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रिपल्सिव कैरेक्टर का होगा। उसके बाद हम लोग का आता है टॉपिक, हम लेते हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले आप फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्लियर करिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू A इंटू cos थीटा। अगर कोई कोयल से लिंक करता है तो कोयल में तो नंबर ऑफ टर्न्स होगी, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू इतना होगा। इसका जो SI यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होती है। कोयल में एक गुण होता है जिसको हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस का SI यूनिट भी दिमाग में रख लेना है, उसका SI यूनिट हेनरी होती है। वेबर को हम लोग WB से और हेनरी को कैपिटल H से दिखाते हैं, ये हमारा दिमाग में रखना है। ये हो गया हमारा इंडक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको क्या करना है, इसमें फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, लेंज के जो नियम है किस लॉ पर बेस्ड है तो उसको याद रखना है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लेंज लॉ का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 3 नंबर ये वाला आएगा कि लेंज लॉ कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, उसको एक्सप्लेन करने एग्जाम में आ सकता है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं इतने सारे टॉपिक बोलने के बाद, अब दूसरा टॉपिक है कि हमारा जो सोलिनॉइड होता है, सोलिनॉइड का हम लोग जानते हैं उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे और म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होती है। अब एक हम लोग का करंट कैरिंग सोलिनॉइड में जो है उसका इंडक्टेंस का भी वैल्यू होता है। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो इंडक्टेंस का वैल्यू होता है तो म्यू नॉट इंटू ए फॉर एरिया इंटू आई, म्यू नॉट इंटू ए इंटू आई इंटू एन स्क्वायर ओपन एल। तो हमारा जो है कोई हमारा जो
सोलिनॉइड होगा, उस सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो क्या क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम कोई सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स को 2 गुना 4 गुना 5 गुना कर दिए तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू में कितना वृद्धि कितना हो जाएगी या कितना वृद्धि होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स को 5 गुना कर देता हूं तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये 25 गुना हो जाएगा, और वृद्धि का बात जब भी करोगे तो एक घटा के आंसर दीजिएगा 24 गुना हो जाएगा। वृद्धि कितना होगा? 24 गुना हो जाएगा। इसके ऐसा यूनिट हेल्दी होते इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी याद कर रख के रखना है। m l स्क्वायर t का पावर -2 एम्पियर का पावर कितना होगा? एम्पियर का पावर भी होगा -2। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला उसको याद रखिएगा। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलिनॉइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी जरा गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन रोटेट्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कॉइल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट्स कराते हैं तो उसमें हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका एक्सप्रेशन एग्जाम में प्रूफ करने आएगा, उस पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर हमारा क्या मिलेगा? चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। उसमें आपको सबसे पहले आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, प्रत्येक में फेज डिफरेंस क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होती है, इसको दिमाग में रखना है। इंस्टेंटेनियस जो हमारा करंट है उस इंस्टेंटेनियस करंट से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, अगर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया रहे वहां से हमारा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो एवरेज आरएमएस वैल्यू देखिएगा, उसका एक्सप्रेशन, उसका डिफाइन याद रखना है। उससे हमारा 3 नंबरिया का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्रेशन प्रूफ करने आ सकता है। आर एवरेज का एक्सप्रेशन और आरएमएस का एक्सप्रेशन भी दिमाग में रखिएगा, क्या होती है क्या नहीं होती है। उसके बाद हमारा अगर बात करेंगे कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट में जो एलसीआर सीरीज सर्किट है, एलसीआर सीरीज सर्किट का इंपीडेंस निकालने आएगा, इंपीडेंस के एक्सप्रेशन को दिमाग में रखना। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ एलसीआर सीरीज सर्किट इन अ फुल साइकिल, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो तो मैं उसका आपको वीडियो बता चुका हूँ। ऑप्टिक्स का हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ऑप्टिक्स एक पूरा वीडियो अपलोड है। उसके मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप जाते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में आप फोटन का प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, फोटन का प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। कोई एक एटम का न्यूक्लियस दिया रहेगा, उसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकती है, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनती है। और उसके बाद अगर हम विचार करें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर जाते हैं तो पी टाइप का ट्राइवेलेंट इंपेरिटीज क्या होगा, एन टाइप का ट्राइवेलेंट इंपेरिटीज क्या होगा। जीरोड डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। जीरोड डायोड्स बिहेव्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के इंप्योरिटीज, एन टाइप सेमीकंडक्टर के इंप्योरिटीज, ये सबको दिमाग में रखना है। नील्स बोर का एटॉमिक जो मॉडल है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर पाथ पे घूम रही तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगी, उसको याद रखना। उसके बाद फिर इस चीज पॉइंट पे भी याद रखिएगा, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस सेंटेंस को दिमाग में रख देना, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना है। तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। ऑप्टिक्स का तो वीडियो कंप्लीट है। मॉडर्न फिजिक्स में आपके जो और आने वाले क्वेश्चंस है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर से क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से देखिएगा। डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ इक्वेशन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन ऑफ टाइनी पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम होता है, उस फॉर्मूला पे ध्यान देना, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा। और आपका ईमैक्स केमैक्स का जो वैल्यू होता है, केमैक्स काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू E/V0, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। और आपका आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इतने सारे जो हम टॉपिक बताए आप इसके सारे को अच्छा से क्लियर कर लेना और एग्जाम हॉल जाना। आपका मैं बता रहा हूँ टेंशन जो है पूरा बिल्कुल खत्म। मैंने जो बताया ये आपका एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो जय हिंद बच्चों।